Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss and revise the chapter 9th of class 12 physics, that is ray optics and optical instruments. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हमारा आ जाता है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से मतलब इस चैप्टर से काफी अच्छे क्वेश्चन ये आते हैं. बाकी चैप्टर सिंपल है, सिंपल क्योंकि 8th 9th 10th क्लास से हम मतलब कि बेसिक चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे लेंसेज क्या होते हैं, मिरर कैसे होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रिज्म, ये सब हम मतलब थोड़ा बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं. बस उसका थोड़ा एडवांस वर्जन और कुछ नए टॉपिक्स हमारे चैप्टर में आ जाते हैं. बाकी इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल लाइन वाइज मींस टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. साथ साथ हम चेक करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम मतलब कि इस चैप्टर से बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. वो सभी चीज को हम क्या है चेकआउट करके चलेंगे. बिल्कुल अच्छे से हम इस चैप्टर का रिविजन करेंगे. सो हमारे नोट्स होंगे उनको मैं साथ ही रखूंगा, ताकि हमारा क्या है मतलब कोई टॉपिक स्किप भी ना हो और मतलब हमारे टॉपिक क्या है एक फ्लो वाइज मींस स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को रिवाइज करते रहे. तो ये चैप्टर आता है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. देखो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ये ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है. देखो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये साइंस की फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर हम क्या है जो लाइट्स के से रिलेटेड फिनोमिना है उनको हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स. अब देखो ऑप्टिक्स को दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है. एक तो है हमारी रे ऑप्टिक्स और ये एक आती है हमारी वेव ऑप्टिक्स. देखो दो ऑप्टिक्स है. रे ऑप्टिक्स का मतलब है ऐसी स्टडी जहां पर हम जो लाइट को रे कंसीडर करके ऐसे फिनोमिना को स्टडी करेंगे, उस स्टडी को बोलेंगे रे ऑप्टिक्स. और ऐसी स्टडी जहां पर हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके पढ़ेंगे, उस स्टडी को हम बोलते हैं अपना वेव ऑप्टिक्स. तो दो तरीके हमारी आ जाती हैं, एक तो हमारी रे ऑप्टिक्स और दूसरी आ जाती है हमारी वेव ऑप्टिक्स. ये सिंपल सा हमारा मतलब आता है. नेक्स्ट आती है हमारी सिंपल सी आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. मींस लाइट हमारी चाहे वेव हो चाहे हमारी क्या रे कंसीडर कर रहे हो, तो कुछ हमारी क्या है एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है. जैसे स्पीड ऑफ लाइट वो होगी हमारी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ये होगी हमारी स्पीड ऑफ द लाइट. सेकंड जो उसकी वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम. ये उसकी हमारी क्या वेवलेंथ होती है. थर्ड पॉइंट आता है इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पॉलिश सरफेस. और जो हमारी लाइट होती है वो पॉलिश सरफेस से मतलब रिफ्लेक्ट होती है. ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू लाइट. नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब भी हमारी कोई लाइट है, जैसे ये हमारा कोई फिक्स सरफेस है मींस हमारी क्या पॉलिश सरफेस है, इस पर हमारी कोई लाइट आती है तो वो जैसे आई है वैसे ही मतलब क्या है बाउंस बैक हो जाएगी. इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मींस लाइट आई, लाइट टकरा के क्या है वापस अपने बाउंस बैक होकर वापस चली गई, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. हम इसमें क्या है बीच में परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना नॉर्मल. ये हो गया हमारा नॉर्मल. और यहां पर हमारा नॉर्मल से लेके और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट. और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये जो दोनों एंगल आई होते हैं और जो एंगल आर होते हैं ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं. ये हमारा आगे चल के मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आएगा. तो सिंपल ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मींस लाइट जैसे आई है वैसे हमारी बाउंस बैक हो जाएगी एक पॉलिश सरफेस से. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं. सबसे पहला तो हमारा लॉ यही है कि जो एंगल आई है वो हमारा क्या एंगल आर के इक्वल होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा दोनों इक्वल होंगे. सेकंड पॉइंट आता है जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो हमारी नॉर्मल है, वो तीनों क्या होंगे एक सेम प्लेन में लाई करेंगे. हमारा क्या है सेकंड लॉ आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यहां पर ध्यान रखना जो इंसिडेंट वो भी रे है, जो रिफ्लेक्टेड है वो भी रे है, और जो नॉर्मल है वो सिर्फ हमारी क्या एक लाइन है नॉर्मल. कभी भी मतलब जल्दी में हम स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. नॉर्मल को भी रे लिख देते हैं. नॉर्मल एक रे नहीं है, नॉर्मल सिंपल हमारी क्या एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ की है. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ मतलब तीनों क्या है एक सेम प्लेन में लाई करेंगे. ये आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंपल से हमारे पॉइंट आ जाते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर. देखो मिरर का मतलब क्या होता है जिसमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं और जो हमारे लाइट को क्या डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उसको हम बोलते हैं मिरर. अब देखो मिरर मेनली हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है प्लेन मिरर मींस प्लेन कैसे जो हमारे बिल्कुल क्या है प्लेन हो. सेकंड आता है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मींस जो हमारा क्या स्फीयर की फॉर्म में मींस हमारा मतलब थोड़ा उसमें कर्व हो. दो टाइप के हमारे मिरर आते हैं, तो प्लेन
और सेकंड आ गए हमारे स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर कैसा होगा, दिखने में बिल्कुल प्लेन जैसा होगा, एक साइड उसको क्या होगी, पॉलिश होगी, और दूसरी साइड से हम अपनी क्या इमेज देख सकते हैं। जो इमेज होगी वो हमेशा हमारी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मींस वर्चुअल मतलब उसको हम स्क्रीन पर नहीं मतलब कि प्रोजेक्ट कर सकते। इरेक्ट का मतलब जैसा मैं सीधा खड़ा हूं ऐसी मेरी इमेज बनेगी। साथ साथ इक्वल इन साइज, मींस जितना मेरा साइज है उतनी साइज की मेरी जो इसमें मिरर में है इमेज बनेगी। इक्वी डिस्टेंस एंड लेटरली इन्वर्टेड। इक्वी डिस्टेंस मींस मैं अगर मिरर से 5 मीटर दूर खड़ा हूं तो मेरी इमेज अंडर द मिरर मींस मिरर के अंदर भी 5 मीटर अंदर ही बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि मेरा जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट में शो होगा इन द प्लेन मिरर। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं प्लेन मिरर की। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब है एक हमारा कोई होलोस्फेयर है, मतलब ये हमारा कुछ इस तरीके से एक होलोस्फेयर है, उसके अगर हम पार्ट्स कर दें मींस इसके पार्ट्स कर दें तो कुछ हमारे दो टाइप के मिरर बनते हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर। यहां पर दो तरह के मिरर है। अगर हमारा मिरर कुछ इस तरीके का हो मींस जो उसकी पॉलिश हो वो आउटर सरफेस पर हो तो इस टाइप के मिरर को हम बोलेंगे अपना कॉनकेव मिरर। और अगर मिरर हमारा क्या हो उसकी अंदर की तरफ पॉलिश हो तो उस टाइप के मिरर को हम बोलेंगे अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये आ जाते हैं हमारे दोनों स्फेरिकल मिरर। देखो इसको मतलब याद करने का तरीका यह है, जैसे कॉनकेव, कॉनकेव में वर्ड आता है केव, केव का मतलब कि गुफा, गुफा की शेप किस तरह से होती है, मतलब कुछ इस तरीके से हमारी होती है। तो ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर और ये सिंपली आ जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें लाइट हमारी इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगी और इसमें हमारी क्या इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगी। साथ साथ जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। मीन्स ये लाइट को मतलब एक साथ इकट्ठा करेगा और ये लाइट को क्या रिफ्लेक्ट मतलब कि क्या है दूर दूर फैला देगा। ये डाइवर्जिंग और ये हमारा कन्वर्जिंग हो गया। ये हमारा कॉनकेव और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। ये हमारे आते हैं स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे ये हमारा जहां पर ये जो लाइन होती है सीधी लाइन, इसको तो हम बोलते हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये हमारा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर में काटती है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अपना पोल। और पोल से जहां पर हमारा ये जो जितनी भी रेज आ रही है वो हमारी क्या है मतलब ज्वाइन होती है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होके ज्वाइन होती है, उसको हम इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं अपना फोकस। में ये हो गया हमारा फोकस। और फोकस से मतलब डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस यहां पर है उतनी डिस्टेंस पे हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इस मिरर को पूरा कंप्लीट करूं मतलब पूरा सर्कल बनाऊं तो ये मेरा जो है मतलब ये पूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से लेके मेरी जो पूरा ये सर्कल बना है उसकी रेडियस आती है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो हमारा यही हो गया जो फोकस है जो हमारा ये इस तरीके जहां पर हमारे पॉइंट सारे ज्वाइन हो रहे हैं वो ये हमारे सब पॉइंट आ जाते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू जो हमारे मिरर्स हैं वो। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रियल, सॉरी कॉनकेव मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होता है और जो कॉन्वेक्स का होता है वो रियल नहीं होता। रियल क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे इसमें लाइट आ रही है वो क्या है रिफ्लेक्ट बैक मतलब कि दूर दूर डाइवर्ज हो रही है। अब जो चीज डाइवर्ज हो रही है दूर दूर जा रही है वो कभी मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो मतलब कोई एक रियल फोकस भी नहीं बनेगा। तो हम क्या है इसको मतलब ज्वाइन करके ऐसे करके एक मतलब वर्चुअल फोकस बनाते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है और कॉनकेव का क्या होता है रियल होता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ एंड आर का मतलब है ये तो आर है रेडियस और ये है मतलब कि मेरी फोकल है। एफ और आर का जो रिलेशन होता है एफ इजिकल टू आर बाई टू हमारा होता है, मतलब कि जैसे डायमीटर और रेडियस का होता है ना सेम हमारा तो नहीं होता है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ये मेरा सिंपल आता है। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन। मीन्स हमारी इमेज जो मिरर है इसमें इमेज कैसे बनेगी, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो मेरा स्फेरिकल मिरर हो, इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज मेरी बनेगी तब जब मेरी कोई भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पर मेरी क्या बनेगी इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मिरर है, मिरर हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एक रे यहाँ पर आ रही है और वो मतलब ये फोकस हो गया तो इससे मतलब चली जाएगी, और दूसरी रे मेरी क्या फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाती है, तो मेरे मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, मींस यहाँ पर वो कटी है, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी रेज वहीं पर मेरी क्या बनेगी हमेशा मेरी इमेज बनेगी। ये आ जाता है मेरा इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन का मतलब कि हम मतलब कि जैसे एफ यू वी होता है, एफ यू वी देख लेते हैं पहले। एफ का मतलब होता है मेरी फोकल लेंथ, ये हो गई मेरी फोकल लेंथ। यू का मतलब कि होता है मेरा मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ये क्या होता है जो ऑब्जेक्ट यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ कितनी दूर पर रखा है उसको डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। नेक्स्ट आता है लास्ट वी। वी का मतलब होता है जो मेरी इमेज बनी है, जैसे ये मेरी इमेज बनी है तो ये पोल से कितनी दूर है उसको हम डिनोट करते हैं वी से। ये सब हमारे डिस्टेंस आते हैं। तो ये जो एफ यू वी है इनको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे उनके लिए आ जाते हैं हमारे कुछ रूल्स, जैसे ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जो जितने भी डिस्टेंस है वो सब हमारी क्या पोल से मेजर होंगे, मींस पोल से हम इस तरफ उस तरफ जहां भी जाना है पोल से ही स्टार्ट करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर हम
लाइट की डायरेक्शन में लेंगे तो वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल हम पोल से ले रहे, हम अगर इधर जा रहे और लाइट भी अगर हमारी इधर है तो जो मेरा जो भी चीज़ होगी एफ या यू भी कुछ भी होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अगर लाइट इधर है और मैं मेजर इधर से कर रहा हूँ, मीन्स पोल इधर से कर रहा हूँ, तो ये अपोजिट हो गया, तो उसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से हमें साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखना है। और जो भी हमारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस होगी अबव द, मीन्स इसके ऊपर होंगी, वो हम क्या लेंगे, वो हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हम पॉजिटिव लेंगे। और जो उसके नीचे होंगी, जो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, उसको हम क्या लेंगे, वो हम नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना साइन यूज करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा मतलब कि ये बनता है यू मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो तो हम हमेशा ही क्या नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इमेज की जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जो उसकी लाइट है वो तो इधर से ही आएगी और हम मेजर इधर से करते हैं, तो हमेशा अपोजिट होता है। तो यू तो हम हमेशा क्या है नेगेटिव ही लेके चलते हैं। ये आ जाता है हमारा सिंपल से कुछ साइन कन्वेक्शन। इसमें मेन पॉइंट है जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और जो यू है, यू तो मेरा हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये सब आ जाते हैं मेरे साइन कन्वेक्शन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये जो हमारी फोकल लेंथ है, जो मेरा इमेज का डिस्टेंस है, जो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इन तीनों का क्या है एक तरह से रिलेशन आ जाता है। तो सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला आता है वो आता है मेरा मिरर्स के लिए, मतलब जैसे नाम में मिरर, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये मेरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, मिरर फॉर्मूला। मींस मान लो मेरे को u और v दे रखा है तो मेरे पास f निकल जाएगा, f और v दे रखा है तो u निकल जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम तीनों में से कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं अगर मेरे को दो चीज पता है तो। ये आ जाता है मेरा मिरर फॉर्मूला। और ये क्या है, दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो क्या है मेरा कॉनकेव मिरर हो, किसी भी तरीके का मिरर होगा, ये मेरा फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मतलब जो साइज है वो चेंज हो गया, मींस वो बड़ा हो गया। मतलब कि मान लो पहले जितना भी था उसका 10x करके देखा, मतलब 100x करके देखा, तो बड़ा हो जाना उसको हम बोलते हैं अपना मैग्निफिकेशन। डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट। मींस मैग्निफिकेशन निकालते कैसे है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। h डैश का मतलब होता है इमेज ऑफ द हाइट और h का मतलब होता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसकी हाइट हम रखेंगे यहाँ पर नीचे, और जो मेरी इमेज बनी है उसकी हाइट रखेंगे हम अपना ऊपर, और दोनों का जो रेशियो आएगा वही मेरा होगा मैग्निफिकेशन। यहाँ पर uv की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे uv की फॉर्म में लेंगे तो वो आएगा -v/u। ये आएगा मेरा स्फेरिकल मिरर्स के लिए। मेरा सिंपल सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो मेरी इमेज होगी वो कौन सी होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ से इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो m है अगर वो पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी या हमारी क्या होगी, रियल होगी। तो अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज बनी होगी। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, एक तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो सारी इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस होता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो f और p के बीच में रखा जाए, तो वहां पर मेरी कौन सी इमेज बनती है, वहां पर मेरी एक वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट आता है अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए, मींस इस m की वैल्यू नेगेटिव आए, तो जो मेरी इमेज है वो कौन सी बनेगी, वो मेरी रियल इमेज बनेगी। नेक्स्ट आता है मेरे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बड़े सिंपल से, मींस जो कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहां पर यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, कॉनकेव जो मिरर है वो शेविंग मिरर्स में, टेलीस्कोप्स में और टेबल लैंप्स में यहाँ पर हमारा यूज होता है। मींस वो क्योंकि लाइट को क्या है, कन्वर्ज करता है, इसलिए हम उसको ऐसी जगह पर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक शार्प इमेज चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है और साथ साथ मैग्नीफाइंग इमेज भी चाहिए होती है, जैसे शेविंग मिरर के केस में, और कॉनकेव मिरर हमें क्या एक मैग्नीफाइंग इमेज देता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर के यूज। कॉन्वेक्स अपने आता है जैसे स्ट्रीट लैंप होता है और जो ड्राइवर्स मिरर होता है वहां पर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है और दूर दूर तक फैलानी होती है लाइट, जैसे स्ट्रीट लैंप में, तो हम इसको यहाँ वहां पर हम जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको यूज इसलिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन। ये क्या होता है, ये ऐसा होता है मतलब कि मान लो मेरे पास कोई मिरर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉनकेव मिरर ही है, और उसमें जो फोकस है, फोकस एक ना होकर दो बन रहे हैं। मीन्स यहाँ पर लाइट, ये लाइट आई, ये यहाँ पर मिल गई, जो दूसरी लाइट आई वो थोड़ा आगे जाके मिल गई। मींस जो फोकस है वो फिक्स नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, मींस एक तरीके से उसमें एरर आ रहा है, तो उसी एरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक करने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। मींस जो मिरर यूज कर सकते हैं वहां पर थोड़ा पैराबोलिक शेप में, मींस इस तरीके से शेप में यूज करेंगे तो ये मतलब काफी हद तक हमारा क्या ठीक हो जाता है। सेकंड, बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स और स्मॉल अपर्चर।
और अगर हम स्मॉल अपर्चर के मीन्स स्मॉल अपर्चर के हम यूज़ करेंगे, जिसका मतलब फोकस भी पास होगा, तो वहाँ पर भी हमारा जो ये एरर है ये कम से कम आएगा। तो ये सिंपल सा हमारा छोटा सा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट आएगी और बाउंस बैक होके चली जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में जो लाइट आएगी मीडियम में से लाइट क्या है मतलब कि पास आउट ही होगी, मीन्स जाएगी और सीधी जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी और लाइट जाने पर मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना रिफ्रैक्शन। जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट्स गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मींस ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, इस मीडियम से इस मीडियम में जाने में जो उसकी पाथ है वो चेंज हो गया। मींस पहले ये इस तरह से जा रही थी, अब ये इस तरह से चलने लगी, तो इसी प्रोसेस को मींस जो स्पीड है उसकी वो चेंज हो गई, इसी वजह से जो पाथ है वो चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं इसमें एक पॉइंट आता है कॉजेस, मतलब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हर मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, और डेंसिटी अलग होने की वजह से जो स्पीड की लाइट है हर मीडियम में वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। स्पीड अलग होने से जो उसका पाथ है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे रिफ्रैक्शन के आते हैं, वो इसमें भी सेम हमारे दो लॉज आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो जाने वाली रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जो ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है, यहां पर अब वर्ड आता है रिफ्रैक्ट। जो रिफ्रैक्ट हो गया उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल हम बिल्कुल सीधी, जैसे नॉर्मल हम सीधी डालेंगे तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, मींस ये यहां पर एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये इसका फर्स्ट लॉ आता है। सेकंड जो लॉ आता है वो ये आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और जो एंगल ऑफ आर होगा, अगर हम उन दोनों का साइन ले, मींस साइन आई और साइन आर ले और उन दोनों का रेशियो निकाल ले, तो वो मेरा क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल हमेशा आएंगे। ये आ जाता है मेरा सेकंड लॉ। और ये सेम मीडियम के लिए हमेशा क्या है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये मीडियम मेरा एयर है और ये मेरा कोई ग्लास है, तो यहाँ पर मीडियम एयर ग्लास के लिए कोई आई आएगा और कोई आर आएगा। आई आर निकाल के अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल वो मेरी एक्स आ जाती है, तो इसको मैं कहीं पर भी ले जाऊँ, अगर एयर और ग्लास के बीच में मैं आई और आर साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकाल लूंगा तो वो हमेशा मेरा एक्स के इक्वल ही आएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा आता है। और साथ साथ जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू न्यू, इसको हम क्या है दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, दूसरी टर्म से, जो कि होता है स्नेल लॉ। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्नेल लॉ, उसको डिफाइन करने के लिए आता है। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको कैसे याद रखते हैं कि ये तो सेकंड लॉ है हमारा, किसका, रिफ्रैक्शन का। स्नेल लॉ मतलब कि बहुत ही कम यूज करने में आता है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज स्नेल लॉ, तो ये हमारा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू न्यू, ये हमारा क्या होता है, सिंपल स्नेल लॉ होता है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट है वो हमारी मतलब कितनी बेंट होगी, किस तरफ बेंट होगी, वो सब हमें कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जो एयर में लाइट चल रही थी वो सीधी चल रही थी और दूसरे मीडियम में जाके उसकी स्पीड कितनी चेंज होगी, वो सब हमारी कहां से, उसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, वो सब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगी। जैसे रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस कोई लाइट की स्पीड थी वैक्यूम में वो, और उसका जो रेशियो लेंगे वो किसी मीडियम में कितनी स्पीड से चल रही है वो, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं सी अपॉन बी। मीन सी का मतलब क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन दोनों का रेशियो मेरा क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता क्या चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सिंपल हमें यह पता चलता है कि जो लाइट है वो मतलब कितनी बेंट होगी, मतलब कि अंदर जाके मीडियम चेंज करने के बाद उसकी स्पीड स्लो होगी या उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये हमें मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता चलता है। आप देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मटेरियल पर किस किस तरीके से डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ टू मीडियम, मींस मीडियम कैसे हैं, M1 और M2 ये मीडियम किस तरीके से कैसे हैं उस चीज पर डिपेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा ज्यादा रेयर है, इस चीज पर डिपेंड करेगा मेरा पहला पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड आता है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मींस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो हाई है लो है, उस चीज पर भी ये न्यू की वैल्यू डिपेंड करती है। थर्ड आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, मींस जो लाइट है वो कितनी वेवलेंथ की है उस चीज पर भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। लास्ट आता है कोची फॉर्मूला। कोची फॉर्मूला आपने शायद पहले भी सुना होगा, आगे चल के मतलब इस चैप्टर में आगे चल के इसका मतलब यूज भी आएगा क्या होता है। अभी देखते हैं न्यू इज इक्वल टू, जैसे जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन लैम्डा की पावर
स्क्वायर, हाँ, लैम्डा की पावर 4 मीन्स ये हमारा क्या एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोची फॉर्मूला। इस चीज पर भी हमारा क्या है, ये न्यू क्या है, ये लैम्डा एक तरीके से लैम्डा पर डिपेंड करता है। ये किस किस तरीके से होता है, ये वाला चल के जो कोची फॉर्मूला है, आगे इसकी मतलब डेफिनेशन भी आएगी। ये सब आ जाता है हमारा डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 दे रखी है तो उससे हमें क्या पता चलेगा, वो हम चेक करेंगे। देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। सबसे पहले ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है खुद की। सेकंड आता है मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 2.46 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी 1। जो 2.46 है वो हमारी है डायमंड के लिए, और जो 1 है वो हमारी क्या है, 1 एयर के लिए है। मींस मैक्सिमम वैल्यू 2.46 डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और 1 है मेरी एयर के लिए। नेक्स्ट आता है हायर द वैल्यू ऑफ न्यू। मीन्स जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही मीडियम मेरा क्या होगा, उतना ही मीडियम मेरा डेंसर होगा। मीन्स घना, मीन्स भारी भारी हमारा मीडियम होगा, जो उसके पार्टिकल्स है वो पास पास होंगे। और अगर मेरी जो न्यू की वैल्यू कम होगी, मींस लोअर द वैल्यू ऑफ न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेयर इज द मीडियम। मींस जो मीडियम होगा वो रेयर होगा, मींस उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर स्कैटर्ड की तरह होंगे। तो ये न्यू की वैल्यू से हमें ये बात पता चलती है कि मीडियम डेंसर होगा या मीडियम हमारा क्या होगा, रेयर होगा। ये हमारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट है ये पॉइंट आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो तो हमने चेकआउट कर लिया कि हमें क्या बताएगा कि जो लाइट है वो किस तरफ बेंड करेगी। मींस फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मतलब मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये M1 है, ये मेरा M2 आता है, और ये मेरी बीच में क्या होगी, ये नॉर्मल पहले ही डाल लेते हैं। अगर मेरी इंसिडेंट रे इधर से आती है, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या था, डेंसर था, और ये मेरा रेयर था। मींस पहले जो मीडियम था वो थोड़ा पास पास था, मतलब डेंसर था, और बाद में क्या रेयर हो गया, खुला खुला हो गया। तो मेरी जो लाइट है वो क्या है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब इधर से इधर हो जाएगी। मीन्स जो एंगल आई ये और ये एंगल आर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा इससे एंगल आई से। ये कब केस होगा, जो डेंसर से रेयर में जाएगी। और अगर इसका अपोजिट कर दे, मीन्स अपोजिट कैसे, जो लाइट है वो क्या है मेरी रेयर से डेंसर में जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, अगर ये मेरा एंगल आई है, रेयर से अब डेंसर में जा रही है, तो जो मेरी लाइट है वो नॉर्मल की तरफ ही क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ये हमें कौन सी वैल्यू बताएगी, ये हमें न्यू की वैल्यू बताएगा। मींस इट टेल्स इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड्स इट इज अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल। मींस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, वो बताएगी मेरी न्यू की वैल्यू। ध्यान रखना, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, और अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो कौन सा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ, स्कूल में कुछ काम करता हूँ और स्कूल से डायरेक्ट अपने घर आ जाता हूँ, तो मैं जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। यही मेरा कुछ इस तरीके से होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर करते हैं, जैसे मेरा मान लो ये कोई मेरी मतलब कि सरफेस है, यहाँ पर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मतलब कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग अलग है। तो ये मेरी नॉर्मल हो गई, तो ये मेरी जैसे लाइट आई और ये क्या मतलब कि ये चेंज हो गई, मीन्स डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर मेरा था, ये मतलब कि एंगल आई बना और ये मेरा एंगल आर बना। ये इधर से इंसिडेंट रह गई और ये मेरी क्या रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ गया। अगर मैं क्या करता हूं, मैं जो लाइट है पहले उधर से आ रही थी, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। मींस लाइट मैं इधर से लेके जाता हूं और जहां से मेरी रिफ्रैक्टेड रे थी बिल्कुल वहीं से लाइट को लेके जाता हूं, मतलब अब इस डायरेक्शन में। तो जो अब ये वाली इंसिडेंट रे होगी और ये वाली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो यहां से जो मेन पॉइंट वैल्यू निकल के आती है वो ये, जिस पाथ से बिल्कुल सेम मेरी इधर से ये आई थी, मीन्स जैसे ये आई थी सेम वैसे ही वापस ये जाएगी। मींस जैसे डेंसर टू रेयर में आई थी ये, ऐसी रेयर टू डेंसर में जाएगी। अगर हम वहीं पर उस एक्सपेरिमेंट को करें तो ये आ जाता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मींस एंगल इंसिडेंट जो रे है वो जैसे रिफ्रैक्ट हुई है, वापस अगर उसको लेंगे तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल दोनों हमारी क्या होगी, आपस में बिल्कुल सेम होगी। ये आ जाता है मेरा सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रिटिकल एंगल। देखो, क्रिटिकल एंगल थोड़ा नया टॉपिक है, मींस जो ये अभी तक पढ़ा है तो 9th-10th में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। क्रिटिकल एंगल का जो मतलब होता है ये होता है कि मिनिमम एंगल ऑफ फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मतलब दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, और ये वाला जो पहले वाला मीडियम है वो मेरा डेंसर है और दूसरे वाला मीडियम क्या है, मेरा रेयर मीडियम आता है। अब देखो जैसे जैसे मेरी लाइट इधर आएगी, मतलब ये मेरे नॉर्मल होगी, अब डेंसर टू रेयर में जाएगी तो लाइट क्या है, मतलब इधर हो जाएगी, ये आई और ये मेरा आर हो गया। तो मैं मतलब कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मतलब कि थोड़ा
और चेंज करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करूँ तो मेरा जो ये एंगल ऑफ आर है ये भी मेरा क्या चेंज हो जाएगा। तो मैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखूँ जिस पर जो ये एंगल आर है ये क्या है मेरा 90 डिग्री बन जाए। तो वही जो इंसिडेंस एंगल निकल के आएगा मिनिमम, उसी एंगल को हम बोलेंगे अपना क्रिटिकल एंगल। जैसे द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल आर विल बी 90 डिग्री व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। यहाँ पर एक कंडीशन है, हमेशा लाइट डेंसर टू रेयर में पास होगी और वो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर जो एंगल आर है वो 90 डिग्री का आ जाएगा, उसी एंगल को बोलते हैं अपना क्रिटिकल एंगल। ये मेरा टॉपिक आता है क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट आता है इसका रिलेशन बिटवीन न्यू एंड आईसी। मींस इसको डिनोट करते हैं हम अपना आईसी से या फिर हम सी से भी डिनोट कर देते हैं क्रिटिकल एंगल को। इसका रिलेशन आता है न्यू से। मींस जो मेरा ये क्या होता है, जो न्यू होता है मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 1/sin के इक्वल होता है। ये हमारा मतलब न्यूमेरिकल पार्ट में यूज हो सकता है कि न्यू इज इक्वल टू 1/sin। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे दी और यहाँ पर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ये मेरा सिंपल सा आता है रिलेशन बिटवीन न्यू एंड आईसी। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एक सिंपल सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी चीज पर हमारा क्या बेस होता है और उसकी काफी एप्लीकेशन भी हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, व्हेन एंगल ऑफ आई is greater than critical angle then the refracted ray reflects into the same medium। यहाँ पर केस क्या है, अगर जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो, वो जो क्रिटिकल एंगल है उससे क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे मीडियम में ना जाके वो क्या सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो उस केस को हम बोलेंगे अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहली लाइट है वो गई और मतलब कि वहाँ पर क्रिटिकल एंगल से मतलब कि ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल के पास थी, तो वो मतलब कि राइट जो लाइट है वो दूसरे में क्या रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड केस में जो सेकंड लाइट जाती है वो मतलब उसने क्या 90 डिग्री का एंगल बना लिया, मीन्स वहाँ पर वो पूरी क्रिटिकल एंगल पे बन रही थी। थर्ड जो केस आता है, थर्ड केस में जो मेरा ये जो एंगल आई है इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है और उस केस में जो मेरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना होकर मीन्स रिफ्रैक्ट ना होकर दूसरे मीडियम में ना जाके वापस उसी मीडियम में जिसमें वो पहले थी उसमें ही आ गई। और इसी केस को मींस जब ये ऐसा प्रोसेस हो जाए उसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां पर मेरी कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है, जैसे पहली जो कंडीशन होती है वो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होगा। सेकंड, रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मींस जो रे मूव होगी वो डेंसर से रेयर मीडियम में मूव होगी। तो अगर मेरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ TIR मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है वो आती है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। मींस जो डायमंड है वो हमारा चमकता है, वो इसीलिए चमकता है, उसमें हमारा क्या होता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मींस जो उसकी कटिंग है, जो उसकी शेप है वो मतलब इस तरीके से हम उसको शेप देते हैं, जो मतलब ये काम करते हैं उस तरीके से शेप देते हैं कि जो हमारा ये जो डायमंड बना है ये हमारा मतलब कि अंदर अगर इसके अंदर लाइट चली जाए तो मतलब क्या है हर जगह आपस में ऐसे टकराती रहती है, मींस एक ही मीडियम में जाके अंदर इधर उधर आपस में घूमती रहती है, तो इसलिए हमें वो क्या है बहुत ज्यादा शाइन करता हुआ दिखता है। ये हमारी क्या आती है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR। सेकंड क्या आता है फॉर्मेशन ऑफ मिराज। फॉर्मेशन ऑफ मिराज का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट एरिया में है तो अगर कहीं पर दूर हमें पेड़ दिख रहा है तो हमें ऐसा लगता है उसके आसपास क्या पानी भी हमारा आता है, ये आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिराज। वो ऐसे क्योंकि डायग्राम में देख सकते हैं मतलब कि जो लाइट है वो सीधी आ रही है, लेकिन वो क्या है लाइट सीधी ना आके कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही है। और लाइट अगर मतलब कि जैसे जहां से हमारी लाइट आ रही है हम क्या सोचेंगे, लाइट तो हमारे पास सीधी आई है तो हम सोचेंगे ये लाइट क्या हमारे पास ऐसे आई है और हमें लगेगा यहां पर हमारा कुछ है, और कुछ है तो मतलब वो हमें लगेगा वो हमारा क्या है लाइट हिलती हुई दिखेगी, तो यहां पर हमें लगेगा हिलता हुआ मतलब यहां पर हमारा क्या पानी है। तो ये आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मिराज। ये भी किस चीज पर मतलब कि किसकी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म, मतलब कि जो लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे उसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। वो भी इसी का प्रिंसिपल आता है, जिसमें क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर के लिए आता है वो आता है 42 डिग्री। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ TIR ये हमें एक्सप्लेन करने को आती है। साथ साथ जो डेविएशन थ्रू 180 डिग्री मींस इसका जो टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म है और डेविएशन थ्रू 180 डिग्री इनके डायग्राम बनाने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ये आ जाते हैं हमारी एप्लीकेशन ऑफ TIR। सिंपल से हमारा टॉपिक आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑप्टिकल फाइबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आता है। देखो ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं मींस आप हाई इंटरनेट यूज कर रहे हो 4G 5G ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं
काफ़ी हाई स्पीड पे एक हाई क्वालिटी वीडियो हम देखते हैं। मतलब ये जो इंटरनेट है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये हमारा किसकी वजह से चलता है? हाई स्पीड जो चलता है वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही चलता है। ये हमारी क्या होती है? वेरी थिन थिन, मतलब कि बहुत थिन हमारी क्या वायर होती है, जिसके थ्रू मतलब कि अंदर से मतलब कि जो रेज हैं वो बहुत स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। तो उनको हम बोलते हैं अपना ऑप्टिकल फाइबर। कुछ इस तरीके से हमारी ये बनी होती है, मीन्स इसमें हमारी 3 लेयरिंग होती है। सबसे पहली होती है हमारी कोर, जिसको मतलब कि जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर। उसके ऊपर हमारी क्या होती है? क्लैडिंग होती है, मीन्स उसको कवर करने के लिए। थर्ड जो लेयर होती है वो बफर जैकेट होती है, मीन्स एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। बाकी उनका साइज भी हमारा कुछ इस तरीके से साइज होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मीन्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये मेरी मतलब कि क्या हो गई, ये मेरी वो हो गई ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जैसे लाइट मतलब कि जो रे है वो अंदर गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस हो गई, फिर ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे करके मतलब फुल स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से क्या ट्रेवल करती है। ये आ जाती है मेरी ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कि अब तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। मतलब जहाँ पर भी हाई इंटरनेट आपको हाई इंटरनेट स्पीड इंटरनेट देखने को मिलता है, वहाँ पर हमारी क्या यूज़ होती है? ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स ये आती है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि आते हैं हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस और अ लेंस। मींस हमारे पास कोई एक होलो स्फीयर है, उसका मतलब एक मतलब पार्ट ले ले, और वो कैसा पार्ट हो कि दो मीडियम को मतलब उनका दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग हो। तो जो वो पार्ट है, जो सब्सटेंस है, उसको हम बोलेंगे अपना, जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे अपना लेंस। ये हमारा सिंपल सा आता है। अब लेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉनकेव लेंस और एक हमारा आता है कॉन्वेक्स लेंस। एक बार इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम ये मतलब कि चेकआउट करते हैं कि हमारा कॉनकेव लेंस कौन सा है और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। जादू हो गया। चलो जी, यहां पर आते हैं मेरे दो लेंसेज आते हैं। सबसे पहले आता है मेरा कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड आता है मेरा कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? वो दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से होता है, मीन्स बीच में से वो हमारा क्या होता है? आउटवर्ड की तरफ होता है, और साइड में से हमारा मतलब क्या है? अंदर होता है। मीन्स साइड में से थिन होता है और बीच में से हमारा थिक होता है। इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं अपना कॉन्वेक्स लेंस। और जो लेंस मतलब इसका अपोजिट होता है, मीन्स साइड में से तो क्या होता है? थिक होता है, और जो बीच में से क्या थिन होता है, उसको हम बोलते हैं अपना कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, मीन्स उसमें से जितनी भी लाइट पास आउट होगी वो हमारी क्या है? एक पॉइंट पर क्या है? कन्वर्ज कर जाएगी। ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग का मतलब जितनी भी उसमें लाइट जाएंगी वो उसको क्या है? दूर दूर फैला देगा, मतलब कि ऐसे ऐसे कर देगा। तो ये हो जाता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। दोनों दो हमारे लेंस आते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। नेक्स्ट आता है जो साइन कन्वेक्शन, मीन साइन, इसमें जो u है, v है और f है। u का मतलब हमारा क्या होता था? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v मतलब इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और जो f है, f का मतलब हमारी फोकल लेंथ। इनका जो रिलेशन है जो इसके लेंस के लिए होता है वो होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। हमारा ये क्या होता है? लेंस फॉर्मूला एक तरीके से होता है। बस चेंज कितना है यहाँ पर? हमारा क्या माइनस लगा हुआ है। जो हमारा मिरर वाला था उसमें प्लस लगा है और इसमें क्या है? हमारा माइनस आ जाता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या आता है? साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन की f u v पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो बिल्कुल सेम जैसे रूल हमारे मिरर वाले में थे, वही सेम रूल हमारे क्या है? इसमें लेंस वाले में लगेंगे। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन एट द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, मींस हमारा कितना रिफ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आता है सबसे पहले कॉनकेव मतलब कि कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला आता है n2/v माइनस का n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस का n1/r। ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है कॉनकेव के लिए। और सेकंड आ जाता है कॉन्वेक्स के लिए n2/v माइनस का n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस का n1/r। ये मेरे फॉर्मूले आ जाते हैं। अब देखो इसमें मेन पॉइंट आता है जो n1 है, n1 का मतलब है जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये रखे हुए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ये n2 है, n2 का मतलब है जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर v का मतलब हमारा है कि जो इमेज का डिस्टेंस है, u मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और जो r है, r मतलब कि मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा कितना आता है। ये हमारे दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों को मतलब दोनों का डेरिवेशन और दोनों से न्यूमेरिकल दोनों ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये आता है लेंस की डेफिनेशन, वो हमने देख ली। लेंस क्या है? इट इज अ पीस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ देम इज कर्व। मींस हमारी क्या होगी? इसमें से हमारी क्या सरफेसेस कर्व होती है और ये हमारे किसी स्फेरिकल का पार्ट होते हैं। ये हमारा होता है हमारा लेंस। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये इसका डेरिवेशन आता है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके डेरिवेशन किस तरीके से होता है वो सब हमने डेरिवेशन सीरीज में मतलब कर रखे हैं, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये चीज डिटेल में देखनी है तो। देखो
यहाँ पर पॉइंट आता है मीन्स अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी हमारी कुछ फोकल लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल हम देख इसी फोकल लेंथ का एक और कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसको हम साइड बाय साइड रख देते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो अब इसकी फोकल लेंथ हमारी कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/f, मीन्स निकाल सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। इस तरीके से मीन्स जो ये f आएगा ये आ जाएगा मेरे जो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी इन दोनों लेंसेज के इक्वल, वो हम इस फॉर्मूले सिंपली निकाल सकते हैं। और जो पावर हो जाएगी, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है कितनी पावर से कितनी जल्दी हमारी लाइट को कन्वर्ज कर देगा या फिर ये वाला कितनी पावर से डाइवर्ज कर देगा, वो उसकी होती है पावर। पावर को कैसे करते हैं, जो मेरी 1/f होती है मीन्स जो फोकल लेंथ होती है उसका अगर रेसिप्रोकल उसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो मेरी क्या निकल के आती है, पावर निकल के आती है। और जो पावर की यूनिट होती है यहाँ पर उसको हम लेते हैं डायोप्टर में। नेक्स्ट आता है नोट पॉइंट, अगर इफ डी इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, मींस अगर लेंस हमने पास रखे हुए हैं तो डायरेक्ट मतलब टच रखे हैं तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमारे जो लेंसेज है वो कुछ इस तरीके से रखे जाए, मीन्स जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है बीच का वो कुछ डी डिस्टेंस हो जाए, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वहां पर हमारा फॉर्मूला ये लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट आता है वही लेंसेज के लिए, जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए हमेशा हमारी जो फोकल लेंथ होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमारा टॉपिक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक आता है। इसका जो डेरिवेशन है और जो ये हमारा फॉर्मूला आता है दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है लेंस मेकर फॉर्मूला वो क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ये हमारा जो फोकल लेंथ है और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साथ साथ जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उन तीनों का क्या है एक तरह से रिलेशन आता है, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। ये हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो इसमें जो n1 है वो हम मतलब कि जो ये n है, n क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम क्या निकालते हैं n2/n1 की मदद से निकालते हैं। यहां पर आपको पता है n1 क्या होती है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो n2 है जो हमने लेंस लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वही हमारा जो न्यू निकलता है वही हमारा सिंपली ये होता है। नेक्स्ट आता है ये जो R1 और R2 होते हैं ये क्या होते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेज, मीन जो हमने दोनों लेंसेज लिए हैं उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पर जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो, यहाँ पर मतलब कुछ इस तरीके का इसका रे डायग्राम बनता है और यहाँ पर हमारी जो R1 है R2 हमारी यहाँ पर कुछ इस तरीके से होते हैं, N1 और N2 हमारा यहाँ पर सब कुछ ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट आते हैं बाकी मतलब ये किस किस तरीके से होता है वो तो आप डेरिवेशन सीरीज में डेरिवेशन है वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो देखो, यहाँ पर पॉइंट आता है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन n, मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस चीज पर हमारी जो फोकल लेंथ है वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है। फर्स्ट पॉइंट इफ n1 इज इक्वल टू n2 मींस जो मीडियम है और जो मेरा लेंस है उन दोनों का अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर सेम हो तो हमारा जो लेंस होगा वो किस तरीके का लेंस होगा, वो एक ग्लास स्लैब माना जाएगा, मींस वो एज अ ग्लास स्लैब एक्ट करेगा। सेकंड केस आता है इफ n1 इज ग्रेटर देन टू n2 मींस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो किससे, लेंस से, तो वहां पर जो मेरी FM आएगी वो क्या होगी FA से ज्यादा आएगी। मींस मेरी फोकल लेंथ है इन मीडियम वो क्या होगी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एयर, मींस अगर मेरा जो लेंस है उसको मैं मीडियम में रखूंगा तो वहां पर फोकल लेंथ ज्यादा आएगी और अगर उसी लेंस को मैं क्या है एयर में मतलब वो एक्सपेरिमेंट एयर में करूंगा तो वहां पर मेरी फोकल लेंथ की वैल्यू कम आएगी। अगर क्या हो n1 की वैल्यू क्या होगी n2 से ग्रेटर होगी। सेकंड केस आता है इफ n2 इज ग्रेटर देन n1 मींस जो मेरा यहां पर जो उसका लेंस का आता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो किससे, लेंस से, सॉरी लेंस का ज्यादा हो मीडियम से, तो वहां पर क्या होगा F इज ग्रेटर देन FM मींस जो फोकल लेंथ इन एयर होगी वो मेरी क्या होगी ज्यादा होगी इन फोकल लेंथ इन मीडियम, वो मेरी सिंपल ये पॉइंट आ जाते हैं। अब ये डायरेक्ट पॉइंट जो है वो डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, बाकी ये जो मतलब किस किस तरीके से हो रहा है इसका जो डेरिवेशन है वो भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, वही पॉइंट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन मींस M इज इक्वल टू H' हमारा पॉइंट आता है। जो सेम हमारा लेंसेज होते हैं उनके लिए भी हमारा ये फॉर्मूला लगता है। यहां पर पॉइंट आता है कि जो मेरा रियल इमेज होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर रियल इमेज है तो फॉर्मूला लगाएंगे वो अपना माइनस यूज कर लेंगे और यहां पर यूज कर लेंगे माइनस का V/U, सेम वही फॉर्मूला है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम अपना नेगेटिव यूज करेंगे और अगर रियल इमेज बन रही है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस में एक केस होता है जहां पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है तो वहां पर हम क्या है ये नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे, सिंपल हम अपना पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जैसे आप यहां पर फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला वही यूज करेंगे क्योंकि वहां पर तो सारी हमारी वर्चुअल इमेज ही बनती है। यहां से हम एक और पॉइंट देख सकते हैं
कि जो रियल इमेज होती है उसके लिए m की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जो हमारी क्या है वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए जो m की वैल्यू आती है वो हमारी पॉजिटिव आती है। तो इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर इसको हम f और u और v की फॉर्म में लिखे तो किस तरीके से हमारा आएगा। तो m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू f अपॉन v प्लस का u। हमारा कुछ इस तरीके से हम अपना पॉइंट लिख सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास h और ये f v u इनमें से पॉइंट ना हो, हमारे पास f की वैल्यू है, तो उसकी हेल्प से हम अपना मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यहां से पॉइंट है, अगर m 1 के इक्वल होगा तो जो ऑब्जेक्ट है इमेज है वो दोनों सेम साइज की होंगी, और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी तो जो इमेज है वो मैग्नीफाई इमेज बनेगी, और अगर m की वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी तो जो मेरी इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगी। मींस ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से हम अपनी m की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि जो इमेज की वैल्यू होगी वो हमारी इमेज का जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज। मींस जो ये कन्वर्जिंग लेंस है और जो डाइवर्जिंग लेंस है इसमें कितनी एबिलिटी है कि कितनी पावर से लाइट को कन्वर्ज कर सकता है ये वाला, और ये कितनी लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, कितनी जल्दी कर सकता है कॉनकेव वाला। तो यही जो इसकी एबिलिटी है इसको हम बोलते हैं अपना पावर। पावर क्या होती है, सिंपल जो फोकल लेंथ है मीटर में, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दे तो मेरी पावर की वैल्यू आ जाती है, जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी डायोप्टर होती है। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है पावर ऑफ द लेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिज्म। प्रिज्म इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आता है। सबसे पहले जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इनसे हमारे मतलब इनके जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो प्रिज्म इज अ वेज शेप पोर्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू प्लेन्स फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर मींस एट अ सुटेबल एंगल। मींस कुछ जैसे शेप में तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे इसमें हमारी 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होती है और हमारी क्या है 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस हमारी होती हैं जो कि एक दूसरे पर इंक्लाइन होती है। इस तरीके से हमारा ये प्रिज्म आता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो प्रिज्म हमारे मेनली 2 काम करता है। 2 काम में से पहला काम तो है ये हमारा रिफ्रैक्शन करता है। रिफ्रैक्शन मतलब कि जो हमारा अगर ये प्रिज्म है तो जो इसमें से लाइट जाएगी वो हमारी क्या है रिफ्रैक्ट हो जाती है, मीन्स वो थोड़ी क्या बेंट हो जाती है। पहला काम तो हो गया इसका रिफ्रैक्शन करना। सेकंड ये जो काम करता है ये करता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब कि जो एक लाइट है उस लाइट को मतलब 7 कलर्स में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या डिवाइड कर देता है। मींस यहां से लाइट गई, ये जब निकलेगी ये मेरी क्या है 7 कलर्स में निकलेगी, जो कि हमारे कलर कौन से होता है विबग्योर। मींस जिस भी मतलब कि जो लेवल पे जोन सा है उस कलर में इसको क्या है डिवाइड कर देता है। ये काम होता है हमारा प्रिज्म का। देखो यहां पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है मेरा कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बाकी इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन सीरीज में से आप देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा और यहां पर जो फॉर्मूला आता है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ए प्लस का डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला आता है। इसमें जो साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जो ए है कैपिटल ए वो हो गया मेरा मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कि जो ये ट्रायंगल होता है ये वाला, ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। जो ये मेरा डेल्टा एम है, डेल्टा एम का मतलब होता है जो मेरा होता है डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। मींस जो जिस एंगल पर जो है प्रिज्म लाइट को डेविएट कर रहा है वो एंगल वो होता है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। और यहां पर ए तो हमारा सिंपल वही पॉइंट आ जाता है। ये आ जाता है मेरा एंगल ऑफ मतलब सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड एक यहां पर पॉइंट आता है कि ये मेरा आता है डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारा क्या है n-1 इंटू ए। डेल्टा एम मतलब डेल्टा एम का मतलब क्या होता है, ये होता है कि मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू होती है डेविएशन मींस कम से कम कितना डेविएट करेगा प्रिज्म, वो होता है मेरा डेल्टा एम, जो कि हम निकाल सकते हैं n-1 इंटू ए। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ए मतलब जो वो प्रिज्म है उसका मतलब कि जो एंगल है प्रिज्म का वो। ये हम सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से एक पॉइंट आता है व्हेन वी इंक्रीज द एंगल आई डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। मींस जैसे जैसे एंगल आई, ये वाला जो एंगल आई है अगर यहां पर हम नॉर्मल डालें तो ये जो एंगल आई है ये जैसे जैसे कम करेंगे कम करेंगे सॉरी बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मेरा कम होता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, तो उसी मिनिमम डेविएशन को बोलते हैं डेल्टा एम। ये मेरा सिंपल सा पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है मेरा डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बाय द प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है यही हमारा पॉइंट की जो लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या डिवाइड हो जाती है, जो कि कौन से कलर होते हैं हमारे विबग्योर हमारे कलर होते हैं। मींस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हमारा ग्रीन, ऐसी रेड तक हमारे कलर हो जाते हैं। देखो पर आते हैं कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहला डिस्पर्जन का कॉजेज वही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोची फॉर्मूला, जो कि होता था न्यू लिख सकते हैं या फिर एन हम लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है इज इक्वल टू ए प्लस का बी अपॉन लैम्डा मतलब कि लैम्डा का स्क्वायर। ये
हमारा क्या होता था, कोची फॉर्मूला होता था। अब देखो इसमें हमारा, हम इसमें दो चीजें ले, एक तो लैम्डा लेंगे और लैम्डा किस चीज पर डिपेंड है, एन पर डिपेंड है। और ऐसे ही हमारा एक ये रिलेशन आता है, हमने यहाँ पर लिखा था, मीन्स जो मेरा ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता था, n-1 इंटू ए। इन दो फॉर्मूले से हमारा क्या है, डिस्पर्जन हमारा क्लियर होता है कि डिस्पर्जन क्यों होता है। अब मेन पॉइंट तो वही है, डिस्पर्जन इसलिए क्योंकि हर किसी का एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है। वो कैसे कैसे होगा, अब देखो मेरा यहाँ पर डेल्टा सॉरी लैम्डा आ गया, एन आ गया और मेरा क्या आ गया, मतलब कि डेल्टा आ गया, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो जैसे जैसे मेरा एंगल मीन्स ये जितनी भी लाइट है, लाइट के जितने भी कलर्स हैं, जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में क्या दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनली है। अब जैसे जैसे ये कम होगी मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर एन की वैल्यू हम यहाँ पर कम रखेंगे तो मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी क्या आएगा, वो भी मेरा कम आएगा। मीन्स क्योंकि कम में से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, और छोटी वैल्यू मतलब कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होगा। ऐसी अगर लैम्डा की वैल्यू मेरी कम होगी तो मेरी जो एन की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हर कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तो जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी मेरा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये होता है मेरा कॉज ऑफ डिस्पर्जन इन प्रिज्म। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो वेवलेंथ होती है, मींस जो 7 कलर होते हैं विबग्योर, उसमें से जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो किस कलर की हमारी होती है, उसको आप कमेंट डाउन करेंगे। देखते हैं आपके कितना याद है और कौन कौन सही आंसर देता है। ये मेरा टॉपिक आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन का सिंपल सा मतलब है डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द वॉयलेट एंड द रेड कलर। जैसे हमारा क्या होता है, विबग्योर होता है, VIBGYOR। तो ये फर्स्ट कलर उठाओ और ये वाला लास्ट वाला कलर उठाओ। इन दोनों के क्या ले लो, इन दोनों का क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ले लो। और उसमें जो रिलेशन है Q इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, Q इज इक्वल टू NV माइनस का NR, NV माइनस का NR इंटू ए। ये मैं अगर सोल्व करूं तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास आएगी एंगुलर डिस्पर्जन। मीन्स जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है किसका, V का और जो R का, उन दोनों का डिफरेंस इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म, उन सबको सोल्व करके मेरे पास क्या आता है, एंगुलर डिस्पर्जन। सिंपल सा मेरा पॉइंट आता है। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियंस। रेडियंस मतलब कि जो डिग्री होती है एंगल की, उसमें हमारी एक यूनिट होती है रेडियन। ये मेरा सिंपल सा टॉपिक आता है एंगुलर डिस्पर्जन। लास्ट टॉपिक आता है डिस्पर्जिंग पावर ऑफ द प्रिज्म। मींस जो प्रिज्म है वो कितना डिस्पर्स करेगा, मतलब कि कितनी लाइट्स को मतलब दूर दूर करेगा, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस का NR अपॉन NY माइनस का N1। एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेविएशन की फॉर्म में डेविएशन V माइनस का डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ V माइनस का एंगल ऑफ डेविएशन R अपॉन डेविएशन। ये हम अपना सिंपल यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या बताएगा, डिस्पर्जिंग ऑफ पावर ऑफ प्रिज्म बताएगा कि वो हमारा लाइट को कितनी पावर से, मतलब कितनी जल्दी क्या है, डिस्पर्स करेगा। और इसकी डिस्पर्जिंग पावर की हमारी कोई यूनिट नहीं होती, मीन्स क्योंकि ये तो हमारा एक तरीके का हमारा रेशो आता है। तो ये सिंपल से आ जाता है हमारे डिस्पर्जिंग पावर ऑफ प्रिज्म। आता है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और जो 9th 10th क्लास होते हैं वहां पर भी हम इसको पढ़ते आते हैं। सिंपल सा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, काफी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन ऑफ लाइट बाय द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स इन द ग्लासेस इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग। देखो सिंपल वर्ड में समझो, जो लाइट है, लाइट आप पर आ रही है और वो थोड़ा स्कैटर हो जाए, मतलब कि वो दूर दूर ऐसे फैल जाए। मतलब कि लाइट ऐसे आ रही थी, या 2-3 लाइट आ रही थी, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सब्सटेंस आ गया, अभी लाइट क्या थोड़ी सी मतलब इधर उधर होगी, मतलब इधर आगे इधर उधर, इसने अपनी डायरेक्शन एक तरीके से चेंज कर ली। तो इस तरह के मतलब कि फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपको जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी ये होती है। अब देखो जो स्कैटरिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, एक तो हमारी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है उस चीज पर डिपेंड करती है, साथ साथ जिससे मतलब वो स्कैटर हो रही है, मींस जिससे वो टकरा रही है, उसका जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज कितना है उस चीज पर हमारी ये डिपेंड करती है। यहाँ पर आता है रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, मतलब रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग मींस जो लाइट है वो कितनी स्कैटर होगी, वो हमें कौन बताता है, ये हमारा लॉ बताता है। जैसे हमारा इसमें क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। मींस जितनी ज्यादा हमारी वेवलेंथ होगी उतनी कम हमारी क्या होगी, स्कैटर होगी। और जितनी हमारी क्या होगी, ज्यादा वेवलेंथ जितनी कम वेवलेंथ होगी लाइट की, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, उसमें स्कैटरिंग होगी। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। अब देखो इसकी आती है एप्लीकेशन, मींस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उससे हमें क्या क्या मतलब रियल लाइफ में देखने को क्या क्या मिलता है। जिससे जो हमारा जो
स्काई होता है उसका कलर हमारा ब्लू होता है, जिससे चैनल का नाम भी क्या है, ब्लू स्काई। इसी बात पे इसको सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू। नेक्स्ट मतलब इसमें आता है स्काई इज ब्लू, मींस स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर होता है मतलब वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, और स्कैटर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा वही हमें क्या मतलब कि शो होगा। सबसे ज़्यादा स्कैटर क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी क्या है, सबसे कम हमारी होती है। जितनी कम हमारी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा हमारी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, और जितना हमारा स्कैटर होगा कलर वही हमें शो होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। जो क्लाउड्स होते हैं जनरली व्हाइट होते हैं, वो भी हमारा इसी वजह से, मींस जो स्कैटरिंग हो रही है कलर की उसी वजह से होते हैं। सन इज रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, मतलब कि जो सन होता है वो रेड होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट पे। ये हमारा मतलब कि क्लास 9th में भी टॉपिक आता है, क्लास 9th 10th में टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से बोल सकते हैं सेकंड पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो आता है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है, मींस इसका डायग्राम और इसकी मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, और ये पूरा जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कैसे कैसे डीपली अच्छे तरीके से करते हैं वो तो आप डेरिवेशन सीरीज में देख लेना। यहाँ पर हम इसका डायग्राम चेकआउट करेंगे, उसकी वर्किंग चेक करेंगे कि वो किस काम के लिए यूज होता है, और उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो उसकी वैल्यू क्या है वो हम चेकआउट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा यहां पर आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब समझ लेते हैं पहले। ये ऐसा होता है जो मतलब लाइट को पोजेस करता है, मींस मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को या तो हमें मैग्नीफाइंग करके दिखाए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, मतलब जो फार अवे ऑब्जेक्ट है उनको हमें क्या क्लियरली दिखाए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मींस जो लाइट की रेज की वजह से काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने मतलब कि वैसे लैब में यूज भी क्या होगा, ये वही होता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो कुछ इस तरीके का हमारे दिखने में होता है। देखो ये कैसे काम करता है, जो उसका जो रे डायग्राम होते हैं और जो मैग्नीफाइंग पावर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखो दिखने में हमारा कुछ ऐसे होता है, जो उसका रे डायग्राम है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। देखो उसमें केस फर्स्ट आता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, मींस अगर जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बने तो हमारा वहां पर मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी और किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। देखो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर सब कुछ आता है। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो फोकल लेंथ है, और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है जो लेंस है उसका पोल, जो ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकल लेंथ है उनके बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, और जो हमारी इसकी मैग्नीफाइंग इमेज है वो उसी सेम साइड हमारी बनती है, जो उससे मैग्नीफाइंग मींस कुछ मतलब कि हाई वैल्यू की बनती है। मींस अगर वो 10 सेंटीमीटर की है तो वो 100 या फिर 50 सेंटीमीटर का वो उससे ज्यादा बनता है। यहां पर मेन पॉइंट क्या है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच में रखा जाएगा। ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर लेंस कौन सा यूज होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। और साथ साथ वी गेट अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑन द सेम साइड, हमें क्या है एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी, मींस सीधी मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। साथ साथ वो एक मैग्नीफाइंग इमेज बनेगी, सेम साइड पर हमें वो इमेज मिलेगी। तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो इसमें हमारी मैग्नीफाइंग पावर आती है वो आती है हमारी इस तरीके से m = d/x, और इसमें जो d होता है, d का मतलब होता है जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जैसे डायग्राम में जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो हमारा जहां पर हमारी इमेज बनी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और x का मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट था और जो ऑप्टिकल सेंटर था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, तो वहां पर हमारी किसकी वैल्यू आएगी, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। ये आ जाता है हमारा केस फर्स्ट, जब हमारा इमेज कहां पर बन रही थी, 25 सेंटीमीटर पर बन रही थी। सेकंड केस आता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, मींस अगर हमारी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बने तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, वहां पर फॉर्मूला यूज होगा m = d/f। d हमारा सेम वही ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच का डिस्टेंस, f हमारी यहां पर आ जाएगी फोकल लेंथ, क्योंकि इसमें जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हम कहां पर रखेंगे, एट फोकस रखेंगे। अगर हमारी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनेगी तो उस केस में जो x की जगह मींस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो सेम हमारा फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ये दोनों हमारे केसेस आ जाते हैं इन सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां पर एक और पॉइंट आता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मींस जहां तक हम दूर से दूर तक का देख सकते हैं, मींस ये एक तरह से वो 25 सेंटीमीटर ही आता है। तो हम यहां पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, वो होता है m = 1 - x/f। ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें हम d को मतलब अगर हमें d नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसमें जो x है, x का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, f मतलब कि हमारी सिंपल फोकल लेंथ, और लेंस कौन सा यूज हुआ है, यहां पर लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। ये आ जाता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के।
देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड का मतलब होता है एक या दो, मतलब दो से ज्यादा चीजें मिली हुई। तो यहां पर हमारे क्या दो लेंस मिलकर काम करते हैं। देखो एक तो होता है हमारा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है हमारा आई लेंस, मींस दो लेंस हमारे होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा। रियल लाइफ में मतलब रियल लाइफ में कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके के दिखने में होता है। बाकी अगर डायग्राम बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, इट हैज टू कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं आई लेंस। जिसमें से हम देखेंगे, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे ऐसे करके, जो हमारी साइड होगा उसको बोलेंगे आई लेंस, और जो मतलब कि इमेज को मैग्नीफाई करेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट ली जाती है, और जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ मतलब हाई ली जाती है, मींस उसकी हाई वैल्यू होती है आई लेंस वाले की फोकल लेंथ की, और जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होती है। ये हमें लेके चलना पड़ता है। इसमें पॉइंट आता है, जैसे आप अगर इमेज देखोगे तो उसमें जो ए बी है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द फोकल लेंथ, मींस जो ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ से पीछे हमारा एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी हमारी ए डैश बी डैश एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, जो कि फोकल लेंथ के जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ में लाई कर रही है, जैसे यहां पर डायग्राम में भी शो हो रहा है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश एक इमेज बन रही है जो कि फोकल इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के में मतलब कि लाई कर रही है। अब जो ये ए डैश है बी डैश है, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब माना कंसिडर किया जाता है फॉर अ आई लेंस। अब आई लेंस क्या है, इसको ए डैश बी डैश को एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट करके इसकी मैग्नीफाइंग इमेज और बनाता है, जो कि हमारी बनती है मतलब कि फाइनली अ मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश, जो लास्ट में बनी हुई है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसकी एक मैग्नीफाइंग इमेज हमारी बन गई। किसने बनाई लास्ट में, आई लेंस ने हमारी बनाई। तो इस तरीके से हमारा मतलब इसमें वर्किंग होती है। बाकी डायग्राम हमारा इस तरीके से बिल्कुल एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही करना है। बाकी इसको डीपली कैसे समझना है, कैसे करना है, उसके लिए आप डेरिवेशन सीरीज देख सकते हो। वैसे इतना समझने से काफी अच्छा आ जाता है। देखो इसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है, वो होती है m इज इक्वल टू एम नोट इंटू डी अपॉन वीई। ये हमारी वैल्यू आती है, या फिर हम यूज कर सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस का वी नोट अपॉन वी यू नोट इंटू डी अपॉन वीई। ये हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हमारी चीजें उनके जो नॉर्मल मीनिंग होते हैं सब कुछ वही है। जैसे वी नोट का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, वहां से जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और जो हमारी इमेज बनी है ए डैश बी डैश, उनके बीच का डिस्टेंस। यू नोट मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हमारा सिंपल आ जाता है। और डी का मतलब हमारा वही है कि जो हमारी फाइनल इमेज बनी है और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे डायग्राम में भी सब कुछ मतलब मार्क किया हुआ है कौन सा कहां पर क्या चीज होती है। बाकी ये जो सब नोट्स हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इनमें से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर आता है हमारी ये दोनों मैग्नीफाइंग फॉर्मूले आ जाते हैं। बाकी फोर लेंस इक्वेशन मींस लेंस इक्वेशन की हेल्प से भी हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि आता है m इज इक्वल टू माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट ब्रैकेट डी अपॉन एफ प्लस का डी अपॉन वी। ये फॉर्मूला यूज करके भी हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं, जो कि हमारी वैल्यू आती है ये। बाकी वी नोट वही है हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस, यू नोट जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो, और हमारा जो एफ है मतलब कि जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ, वी मतलब वही हमारा जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द आई। अगर ई लिखा हुआ है तो वो हमारा आई लेंस से माना जाएगा, आई लेंस से जो लेंथ है कंसिडर करेंगे। अगर ओ लिखा हुआ है तो उसको जो हमारा ये वाला दूसरे ऑब्जेक्टिव लेंस है वहां से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल सा हमारा क्या आ जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है। नेक्स्ट इसमें ही पॉइंट आता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस, मींस डिस्टिंक्ट विजन के लीस्ट डिस्टेंस पर हमारी क्या है इमेज बनती है, तो वहां पर हम मैग्नीफाइंग जो पावर आती है वो आती है m इज इक्वल टू माइनस का वी नोट अपॉन न्यू नोट ब्रैकेट 1 प्लस का d अपॉन एफ। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर हमारा क्या हो जाता है, जो वी है उसको हम d लेके चलते हैं इस केस में, जब हमारा जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। तो इस तरीके का वहां पर हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो ये हमारे पास दो माइक्रोस्कोप आ जाते हैं, एक तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आ जाता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बिल्कुल एग्जामिनेशन में इसी तरीके से हमें करना है। बाकी इसका जो डिटेल में होता है उसके जो नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ वीडियो है सब चीज के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से बाद में चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट समझते हैं हम अपना टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, ये हमारी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, ये ऐसे डिवाइस होती है जो फार अवे ऑब्जेक्ट है उसको हम आसानी से इसकी हेल्प से देख सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। हमारे सिलेबस में दोनों हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, मतलब रियल लाइफ में देखें तो ऐसा होता है। बाकी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें देखो मेन पॉइंट क्या आते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अ लार्ज फोकल लेंथ एंड अ आई लेंस हैव अ स्मॉल फोकल लेंथ। देखो यहाँ से जो माइक्रोस्कोप है उससे बिल्कुल यहाँ पर उल्टा होता है। इसमें हमारा क्या है, हमारे दो लेंस ही होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव लेंस और हमारा आई लेंस, जिससे हम देखेंगे वाई लेंस जो मतलब
बनाएगा इमेज वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन इसमें उल्टा होता है, वहां पर क्या था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस थी उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ थी और आई लेंस की ज्यादा थी। लेकिन इस केस में जो टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है और जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। ये हमारे यहाँ पर पॉइंट आता है और दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आती है वो हमारी निकल के आती है m इज इक्वल टू माइनस का एफ नोट अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस का एफ ई अपॉन डी, ये हमारी वैल्यू आती है। अब देखो जहां पर एफ ओ लिखा हुआ है, मतलब एफ सबस्क्रिप्ट ओ, वहां पर तो फोकल लेंथ लेनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और जहां पर एफ ई लिखा हुआ है वहां पर जो फोकल लेंथ लेनी है वो किसकी लेनी है, आई पीस वाले की हमें लेनी है। और डी का मतलब है जो हमारी फाइनल इमेज बनी है और जो ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमें पॉइंट कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, मींस हमारी जो इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट देखें जी, मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, हमारी कहीं पर फाइनल इमेज बनी है डी पॉइंट पर मानते हैं बनती है, तो वहां पर जो टेलीस्कोप है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू एफ नोट मॉडुलस प्लस का एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस का डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या इसका जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो सिंपली निकाल सकते हैं। ये सब आ जाता है हमारा क्या है, हमारा टेलीस्कोप से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां से एक और पॉइंट आता है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, मींस अगर हम थोड़ी नॉर्मल एडजस्टमेंट करें वहां पर, तो हम अपनी जो इमेज है वो हमारी कहां पर बन जाती है, इनफाइनाइट पर भी बना सकते हैं। वहां पर हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस का एफ ओ अपॉन का एफ वी, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ एफ ओ प्लस मॉडुलस ऑफ एफ वी, हम ये यूज करेंगे। मॉडुलस का सिंपल मतलब वही है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव दोनों की वैल्यू मींस दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेके चलेंगे। यहाँ पर आता है फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन पावर, मींस अगर हमें जो दूर से दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है तो हमें जो एफ ओ है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी और जो एफ ई है वो कम रखनी पड़ेगी। मींस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ज्यादा वैल्यू में रखनी पड़ेगी और जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है उसकी क्या है, कम रखनी पड़ेगी। अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ज्यादा चाहिए टेलीस्कोप की, तो हमें ये करके चलना पड़ेगा। ये आ जाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग में देखो बिल्कुल जैसा ये होता है, बिल्कुल सेम, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस यहाँ पर हम एक चीज चेंज करते हैं कि इन दिस द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारा पहले में जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी जगह हम क्या है, एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं। मींस आई लेंस तो अपनी जगह ही है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, हम अपना पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज कर लेते हैं। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहां पर हमारा क्या है, ए डैश बी डैश हमारा क्या है, सॉरी पहले ए बी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, हमारा ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब जो ए बी की इमेज है वो हमारे इस M1 मींस मिरर पर जाकर पड़ेंगी, जो पैराबोलिक मिरर है उस पर जाके पड़ेंगी, तो वहां पर जो ए डैश बी डैश है वो उसकी एक इमेज बनाएगा रिफ्लेक्ट करके। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारी क्या बन गई, एक इमेज बन गई। अब जो ये ए डैश बी डैश है ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा दूसरे वाले लेंस के लिए, जो कि हमारा आई लेंस है उसके लिए, और ए डैश बी डैश की एक मैग्नीफाइंग इमेज बन जाएगी जो कि होगी ए डबल डैश बी डबल डैश। मींस ए डैश बी डैश वर्क एज अ वर्चुअल इमेज एंड लास्टली a डबल डैश b डबल डैश वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड मैग्नीफाइड, वो हमारी काफी एक क्लियर और मैग्नीफाइंग इमेज बन के आएगी। इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। और इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर आती है वो आती है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, वही जो ऑप्टिकल वाला है उसका और जो आई लेंस है और उसकी फोकल लेंथ, उन दोनों का रेशो हमारा क्या आएगा, वो हमारी मैग्नीफाइंग पावर को बताएगा। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, वो आता है रिजोल्विंग पावर। देखो रिजोल्विंग पावर का मतलब है कि वो मतलब कितना उसको मतलब कि क्लियर करके दिखा रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर रहा है या दूर के ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली दिखा रहा है। तो वो आता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए सेम फॉर्मूला है, वो आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये जो वेवलेंथ होती है लाइट की उस पर डिपेंड हमारी करती है। फॉर माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 न्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और टेलीस्कोप के लिए यूज करेंगे d अपॉन 1.22 लैम्डा। ये हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर माइक्रोस्कोप एंड फॉर टेलीस्कोप, दोनों के लिए हमारे दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा हमारा क्या है सिलेबस कंप्लीट, मतलब कि पूरे चैप्टर का क्या है रिवीजन हो जाता है। हमने हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है, कोई भी टॉपिक हमारा स्किप नहीं हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे कोई और वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ेगी या मेरे को एनसीईआरटी में से बार बार देखना पड़ेगा कि कोई टॉपिक छोटा है या कोई टॉपिक नहीं छोटा है। हमने हर एक टॉपिक को छोटा बड़ा हर एक टाइप के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। बस आप एक बार अब जो क्वेश्चंस आपके जो स्क्रीन पर आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जो क्वेश्चंस और भी आपके सैंपल पेपर्स में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और भी जो क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी टॉपिक्स हमने हर एक अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे हर एक टॉपिक्स का किससे क्या मतलब है और किससे हमें कैसे यूज करना है। इसमें इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है इस चैप्टर से या जो भी चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको एक बार कमेंट डाउन कर देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हम उसको वहां पर मतलब चेकआउट कर लेंगे वो किस तरीके से मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से वो सॉल्व करना है।
करना है। बाकी एग्जामिनेशन में बिल्कुल साफ साफ ये चैप्टर का मेन पॉइंट ये होता है कि मतलब कितना नीट एंड क्लीन आपने किया है, क्योंकि इसमें रे डायग्राम्स आते हैं, पेंसिल से बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे साफ साफ बनाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तभी वो वहां पर बनेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।